हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट से वीडियो देख रहे हैं। तो ये है वीकली करंट अफेयर्स थर्ड वीक अक्टूबर 2025 का। पूरे सप्ताह के एक ही जगह कंटेंट आपको मिल जाएंगे और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और शार्प लर्निंग ऐप पर इस दौरान बीच में जो रेगुलर क्लासेस हैं वो रुकी रहेंगी छुट्टियों की वजह से। लगातार अभी दीपावली से लेकर छठ तक छुट्टियां हैं इस वजह से, लेकिन बीच में मैं करंट अफेयर्स के कुछ क्लासेस लेकर आऊँगा। ठीक है, तो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, इन सब वीडियो में हम लोग टॉपिक वाइज कंटेंट लेते हैं। तो वीकली है तो सबसे पहले बात करेंगे वायरस और बीमारी से रिलेटेड, क्योंकि पॉलिटी यानी राजनीति और केंद्र राज्यों के फैसले उन सब से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं थे। कुछ थे वो जैसे योजना में चले गए, कुछ और थे जो अवार्ड्स में चले गए, इस तरह की चीज़ें थी। ओके, तो शुरू करते हैं और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। माँ से बच्चे में जो 3 गंभीर रोग होते हैं, HIV, HBV और क्या है तीसरा है बीमारी सिफिलिस। तो इससे पूरी तरह मुक्त होने वाला पहला देश दुनिया का कौन बन गया है? आंसर क्या होगा इसका? मालदीव। मालदीव ने एक खास काम किया है और ये WHO ने घोषणा कर दी है। मालदीव दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने माँ से बच्चे में संक्रमण के माध्यम से जो HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस, तो ये जो 3 बीमारियाँ हैं इसको कहते हैं ट्रिपल एलिमिनेशन, उसका लक्ष्य पूरा कर लिया है। ठीक है, WHO के जो चीफ हैं उन्होंने इसकी घोषणा की है। ठीक है, तो इसके अगर कोई पीड़ित है माँ और उसका बच्चा, उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो उस दौरान बहुत कुछ ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं जो इन 3 बीमारियों को बच्चे में होने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो इन पर काबू पा लिया है मालदीव ने। मालदीव एक बार मैप के ज़रिए देखते हैं, प्यारा भारत है अपना और ये भारत के दक्षिण की ओर समुद्र में, हिंद महासागर में ये है मालदीव। ठीक है, रेड कलर में जो दिख रहा है, इसकी राजधानी है माले, राष्ट्रपति हैं यहाँ के मोहम्मद मोइजू और मुद्रा यहाँ पर चलती है मालदीवियन रुपया। आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। और दीपावली है, आप सभी को शुभकामनाएं दी हमने। तो ऑफर भी चल रहा है तमाम कोर्सेज में, बैचेज में 70% तक प्राइसेस जो है ना वो डाउन है, कम है। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप के ज़रिए। ये देख रहे हैं प्राइसेस काफ़ी कम हो गए हैं। शार्प लर्निंग ऐप आपको गूगल प्ले पर मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका PDF भी मेंबरशिप के ज़रिए मिलता है। 2 तरह के करंट अफेयर्स के मेंबरशिप हैं, एक बेसिक मेंबरशिप है जिसमें SSC, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल के कंटेंट होते हैं, और दूसरा होता है ISPCS मेंबरशिप। करंट अफेयर्स का 1 साल तक वो वैलिड होता है और पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलते हैं, अगले 1 साल तक अपडेट मिलता रहता है, वीडियो, PDF, टेस्ट, ये सब कुछ मिलता है। ज्वाइन कर सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर। और बिहार में ढेर सारी वैकेंसीज निकली है। बिहार दरोगा यानी SI, ADO कांस्टेबल 12th लेवल का यानी इंटर स्तरीय, CGL स्टेनोग्राफर, सहायक परिचय, इन सब के अलग अलग बैच शार्प लर्निंग ऐप पर अवेलेबल हैं। और अगर आप एक साथ कई फॉर्म भर रहे हैं तो फिर ऑल इन वन बैच जो है वो परचेज कर सकते हैं मात्र 600 रुपीज़ में। साथ में फ्री में करंट अफेयर्स का बेसिक मेंबरशिप मिल जाएगा जो 1 साल तक वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी विषयों की क्लासेस चल रही हैं और रिकॉर्डेड भी रख दी जाती हैं क्लासेस के बाद, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ इसमें दिए जा रहे हैं। और चाहे तो अलग से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कुछ क्लासेस हुई हैं, तो अगर आप अभी परचेज कर लेते हैं तो एक तो प्राइसेस कम है और दूसरी बात ये है कि इसके ज़रिए अभी इस वक्त पुराने जो वीडियोस जो हो चुके हैं क्लासेस वो सब आप ले सकते हैं इस दौरान। ठीक है, उसके बाद फिर छठ के बाद रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी। तो शार्प लर्निंग ऐप पर। और हाँ, 72वें BPSC का प्रीलिम्स और मेंस, इसके लिए पूरा फाउंडेशन बैच चल रहा है ऑलरेडी। प्राइसेस बहुत कम है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये प्राइस देख रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सितंबर 2025 में यानी पिछले महीने की बात है, उसमें देश में खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल इन्फ्लेशन कितने रही? आंसर क्या होगा इसका? 1.54%। ठीक है, तो ये अगस्त की तुलना में थोड़ा ये कम देखने को मिला है। ये अगस्त का 2.07% था और सितंबर का देखने को मिला है 1.54%। ठीक है, जो आंसर आप देख रहे हैं। अच्छा, इसे किसने जारी किया है? तो NSO ने जारी किया है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जारी किया है। तो खुदरा महंगाई दर कैसे तय होती है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए तय होती है, यानी CPI।
ठीक है, इसके ज़रिए तय होता है। इसमें जो भी आप यूज़ करते हैं सामान, खाद्य सामग्री हो गया, फल, कपड़े, जूते, घर, ईंधन, बिजली, इन सब के महंगाई की गणना की जाती है एक ग्राहक के तौर पर जो आप परचेज करते हैं उसको लेकर। ठीक है, अच्छा, आरबीआई कैसे इसको कंट्रोल करता है इस महंगाई को? तो रेपो रेट के ज़रिए तय करता है। रेपो रेट जो है ना, आरबीआई के पास टूल है जिससे वो महंगाई को कंट्रोल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इससे रिलेटेड है कि थोक महंगाई दर सितंबर 2025 में कितनी थी? आंसर क्या होगा? 0.13% थी। ठीक है, और ये डेटा कौन जारी करता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है DPIIT, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, और ये तय होता है थोक मुद्रा सूचकांक के आधार पर, होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसके ज़रिए ये तय किया जाता है कि महंगाई जो है ना वो कितनी है, कितनी बढ़ी है या कम हुई है। ठीक है, इसमें कौन से चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? तो थोक यानी आपका जो दुकानदार है वो जहाँ से सामान ले रहा है तो उसको पिछले महीने मतलब पिछले साल इसी दरम्यान कितने मिला था और अभी कितने में मिल रहा है, उसका जो डिफरेंस है वही थोक महंगाई दर कही जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। भारत इंडोनेशिया संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर होगा विशाखापत्तनम में। ठीक है, कब से कब तक हुआ है? तो 14 से 17 अक्टूबर तक हुआ। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में। भारतीय और इंडोनेशिया की जो नौसेनाएं, नेवी, उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया, दोनों ने, और मेजबानी की भारतीय नौसेना ने। 5वां संस्करण था और इसमें INS कवरत्ती जो युद्धपोत है उसने हिस्सा लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इम्पॉर्टेंट। अच्छा, एक और बात बताऊं, जब हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया के साथ किया है तो इंडोनेशिया के बारे में बता दूं। इंडोनेशिया ढेर सारे द्वीपों का एक देश है, राजधानी है जकार्ता, प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांटो, और मुद्रा यहाँ पर चलती है इंडोनेशिया रुपया। ठीक है, इंडोनेशियन रुपया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। स्वदेशी काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली यानी UAS ग्रिड का नाम बताएं जिसकी खरीद भारतीय सेना ने शुरू की है। आंसर क्या हो? सक्षम। आखिर ये सक्षम है क्या? तो ये जो है ना वो दुश्मन के जो ड्रोन आ रहे हैं ना उस पर नज़र रख के उसको ख़त्म करने का एक उपकरण है। ठीक है, तो ये हवा में ऊपर उड़ता है और उसका ये नज़र रखता है। इसमें बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं जिससे पता चलता है कि ड्रोन कहाँ पर है, ट्रैक किया जाता है दूसरे का ड्रोन कहाँ पर है, और उसको बेअसर करने के लिए जो ग्राउंड पर जो सैनिक हैं वो फिर अटैक करते हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। अच्छा, किसने इसको डेवलप किया है? तो BEL ने डेवलप किया है, और इसके अलावा जो है ना वो कुछ कंपनियां हैं और भी वो इसको सपोर्ट कर रही हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर क्या होगा? पर्थ। पर्थ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। वहीं पर 13 से 26 अक्टूबर तक ये आयोजन किया गया है, और इसमें भारतीय सेना की 120 कर्मियों की टुकड़ी ने हिस्सा लिया और नेतृत्व किया इसका गोरखा राइफल्स की टीम ने। आगे बढ़ते हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची 14 चोटियों में से 9 पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही का नाम बताएं। आंसर क्या होगा इसका? भरत थम्मीनेनी। 36 साल के हैं भरत थम्मीनेनी, तो उन्होंने ये चढ़ाई कर ली है। ठीक है, 14 अक्टूबर को उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, और इन सब पर चढ़ाई कर ली है, इतने पर। ठीक है, ये बच्चे हैं उनके और कह रहे हैं कि वो भी वो चढ़ाई करेंगे अभी आने वाले वक्त में। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा यहाँ पर। महिला वनडे विश्व कप में सबसे तेज 5000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? आंसर होगा स्मृति मंधाना। ठीक है, तो दूसरी भारतीय वो बन गई हैं स्मृति मंधाना। ओके, सबसे तेज 5000 रन की उपलब्धि को हासिल करने वाले, और वो मिताली राज के बाद दूसरी ऐसी महिला बल्लेबाज है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में, मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, जिसमें महिला वनडे में 1000 रन का आंकड़ा करने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? एक कैलेंडर ईयर की बात हो रही है। आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर होगा स्मृति मंधाना। ठीक है, तो उन्होंने ये काम बेहतरीन कर लिया है। ओके, तो ये देख रहे हैं कुछ लिस्ट है। स्मृति मंधाना ने 1062 रन पूरे कर लिए,
एक कैलेंडर ईयर की बात हो रही है। एक कैलेंडर ईयर में ऑस्ट्रेलिया की जो खिलाड़ी है बेलिंडा क्लार्क, तो उन्हें 970 रन पूरे किए थे। तो इस तरीके से ये एक अचीवमेंट ये देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, और नेक्स्ट जो प्रश्न है वो अवार्ड से रिलेटेड है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर होगा। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2025 के विजेता का नाम बताएं। आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी कौन कौन है? जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट, ये तीनों हैं। तो जोएल जो है ना वो अमेरिका के हैं, यूएसए के हैं। फिलिप अगियन ये फ्रांस के हैं, और पीटर जो है ना वो कहाँ के हैं? कनाडा के हैं। इन तीनों को अवार्ड मिला है। क्यों मिला है अवार्ड? देखिए, इसमें से आधा हिस्सा जो है ना वो तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के जो आवश्यक शर्त हैं और उसको पहचानने के लिए मिला है, जबकि आधा हिस्सा इन दोनों को मिला है एक साथ। ओके, तो इनको रचनात्मक विनाश के माध्यम से निरंतर विकास के सिद्धांत के लिए दिया गया है ये। ठीक है, अब इस चीज़ को आगे अगले क्वेश्चन में समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को 2025 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इनमें से जोएल मोकिर को किस रिसर्च के लिए विजेता चुना गया है? इस तरीके से भी सवाल एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने अभी बताया क्या है? तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो तकनीकी प्रगति हो रही है, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हो रहा है, उसकी वजह से जो विकास हो रहा है इसके बारे में बात हो रही है। नई नई जो तकनीक आ रही है उसके माध्यम से हम विकसित हो रहे हैं लगातार। तो इन सब सिद्धांत को इन्होंने जो है ना वो समझाया है, और इस तरीके इसके लिए इनको दिया गया। इन्होंने हिस्टोरिकल रिसोर्सेज जो है ना, सोर्सेज कहिए, हिस्टोरिकल जो सोर्सेज हैं जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उन सब के यूज करके दिखाया है कि सोशल, कल्चरल और इंस्टीट्यूशनल जो फैक्टर्स हैं वो कैसे इनोवेशन को प्रमोट करते हैं, और फिर उसकी वजह से ज्ञान जो है ना स्प्रेड होता है, और इंस्टीट्यूशंस के रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर अभी जो अप्रेंटिसशिप होती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो ये इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी उसका पावर था ये ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो फिर दुनिया भर में ट्रेनिंग प्रोग्राम को मतलब वो इस्तेमाल किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को 2025 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इनमें से फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को किस रिसर्च के लिए चुना गया है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पर होगा कि रचनात्मक विनाश के माध्यम से निरंतर विकास के सिद्धांत के लिए, इसके लिए मिला है इनको। अब रचनात्मक विनाश का मतलब क्या हुआ और निरंतर विकास का सिद्धांत, ये कैसे कनेक्ट है ना? हम विनाश भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ विकास भी कह रहे हैं, तो ये कैसे है? तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1990 के दशक में, मतलब ये सब रिसर्च जो ना आज नहीं हुए हैं, आप देखिए 34 साल पहले की बात है। तो उस दशक में 1990 के दशक में इन्होंने थ्योरेटिकल मॉडल बनाया जो एक्सप्लेन करता है कि इनोवेशन कैसे सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का बेस बनता है, और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन किस तरीके से है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मतलब कि जो पुराने आइडियाज़ हैं वो कैसे नए आइडियाज़ के आगे पीछे रह जाते हैं। जैसे कि आप ये देखिए कि अभी इस वक्त जो है ना वो एआई का दौर आ गया, ठीक है। अब इस वक्त जो एआई नहीं सीखेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना नहीं सीखेगा, वो पीछे रह जाएगा। वो नौकरी में आगे, अगर प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो वो नौकरी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में क्लर्क की नौकरी करनी है तो फिर एआई के माध्यम से आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तो वो फिर पीछे रह जाएंगे। यहाँ तक कि अगर उसमें टॉप लेवल पे जा रहे हैं, बीए करके भी जा रहे हैं, तो फिर ऊंचे लेवल पर तब भी आपको, अगर आपने एआई नहीं सीखा है, एआई का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, तो फिर वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा, छांट दिया जाएगा। तो ये एक तरह से डिस्ट्रक्शन हो गया। लेकिन जो लोग एआई सीख लेंगे उसकी वजह से विकास बहुत तेज़ी से होगा, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा। जो काम एक हफ्ते में होता था वो काम
अब एआई एक दिन में या कुछ घंटे में कर दे रहा है। तो ये क्या हो, ये डेवलपमेंट की एक नई गाथा यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन उसमें पुराने लोग जो है ना, पुरानी टेक्नोलॉजी, वो उसका विध्वंस हो रहा है, ठीक है, उसका विनाश हो रहा है, रचनात्मक विनाश हो रहा है। तो इसी फ्रेम को बताया इन्होंने और उसी के लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। आम जीवन में बहुत ही उपयोगी है ये इसका मतलब ये कहता है कि हमें हर वक्त अपने आप को भविष्य के लिए तैयार रखना है। आप चाहे जो भी काम कर रहे हो, आपने जो भी पढ़ाई कर रखी है, उस क्षेत्र में आपको और कुछ नया सीखना है। जो तकनीक के माध्यम से कुछ चीज़ें हो सकती है वो सीखना है। अगर आप आर्ट्स के भी स्टूडेंट हैं तो फिर एआई आपको सीखना है, ताकि उसमें किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंस के हैं तो और ज़्यादा सीखना है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। ओके, एआई तो उदाहरण के तौर पर बताया मैंने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल पार्क में इनोवेशन के लिए IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसका पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आंसर क्या होगा इसका? आंसर है सोनाली घोष। और ये कौन है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व जो है ना असम में, उसकी डायरेक्टर है। तो IUCN ने इनको अवार्ड के लिए मतलब चुन लिया है, अवार्ड दे दिया है इनको, और इन्होंने बेहतरीन वहाँ पर काम किया है। जो एक सींग वाला जो गैंडा है ना काजीरंगा नेशनल पार्क में, तो उसके उत्थान के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसकी आबादी बढ़ाने में जो इन्होंने बड़ा काम किया और इनोवेशन के साथ काम किया, जिस खासतौर पर AI, ड्रोन निगरानी, रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स, इन सब के माध्यम से उनका संरक्षण किया, इसी वजह से ये अवार्ड जो है इनको दिया गया है। ठीक है, IUCN आजकल काफ़ी चर्चा में है, इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में सवाल भी होते हैं। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थापित हुई थी, और 140 से ज़्यादा कंट्रीज जो है इसके मेंबर हैं, और बहुत सारे NGO जो है ना वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसका काम मुख्य तौर पर नेचर कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन और ग्लोबल इन्वायरमेंट इश्यूज़ को एड्रेस करना है, उस पर चर्चा करनी है, बात करनी है। आगे बढ़ते हैं और इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी दर यानी LFPR, ठीक है, तो ये 2023-24 में बढ़कर कितना हो गया है? अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया है 2023-24 का। आंसर को होगा इसका 41.7%। कितना? 41.7%। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इसको कहते हैं, हिंदी में कहेंगे महिलाओं के श्रम शक्ति में भागीदारी दर। तो ये डेटा जारी किया गया है सरकार के द्वारा, और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, और उसमें यह है, उसकी हेडिंग थी बिल्डिंग इंक्लूसिव वर्क प्लेस एम्पावरिंग वुमेन फॉर अ विकसित भारत। तो उसमें इस डेटा को जारी किया गया है, और ये कहा गया कि ये जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है 2023-24, उसके अनुसार 2011-12 में 31.2% महिलाओं की भागीदारी थी। मतलब टोटल जो वर्क फोर्स है ना भारत में, जो काम कर रहे हैं लोग, उनमें महिलाएं 2011-12 में 31.2% थी। फिर 2017-18 में ये कम हुआ, 23.3% हो गया, लेकिन 2023-24 में ये बढ़कर 41.7% हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आर्थिक गतिविधियों में महिलाएं जो है ना वो नए सिरे से भागीदारी बढ़ा रही हैं, और ये जो है ना वो महिलाओं के अधिकार, सशक्तिकरण, सामाजिक नीति में बदलाव, इन सब का जो है ना वो द्योतक है, इशारा है। लेकिन इसमें एक और इसमें डेटा जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि जो ये जो श्रम बल में भागीदारी जो बढ़ी है वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में बढ़ी है। ठीक है, बड़ी नौकरियों में, बड़ी सैलरी, मोटी सैलरी वाली नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी कम बढ़ी है, बहुत कम बढ़ी है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में। मतलब ये है कि महिलाओं को वहाँ इस जगह पर काम मिला है जहाँ पर बहुत कम वेतन मिलता है, या वो अपने ही खेत में मुफ्त में काम करती हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण डेटा आपने जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिल्ली के करंट अफेयर्स वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल में बात करता हूँ, यहाँ थोड़ी शॉर्ट में चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो अक्टूबर में जारी हुआ है, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या है यहाँ पर? अक्टूबर में जारी।
देखिए 2025 में 3 बार जारी हो चुका है, जनवरी में, फिर जुलाई में और अब अक्टूबर में जारी हो गया। इसलिए बिल्कुल आंखें खोल के याद करिएगा या पढ़िएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि जनवरी वाला इसमें मिक्स कर दें आप। ओके, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 85 अक्टूबर में। ओके, अच्छा, इससे पहले जो आंकड़े जारी हुए थे, जुलाई 2025 में भारत की रैंकिंग थी 77, जनवरी 2025 में भारत की रैंकिंग थी 85 और जुलाई अभी अक्टूबर में जो जारी हुई है रैंकिंग उसमें है 85, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना है। जनवरी में 85, फिर जुलाई में 77 रैंक, फिर अक्टूबर में 85 रैंक हो गई है भारत की। किसने जारी किया है? तो हेनली एंड पार्टनर्स, एक नागरिकता सलाहकार फर्म है, उसी के द्वारा ये जारी किया गया है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य होता है, ये देखा जाता है कि कितने देशों में जो है ना वो यात्रा की जा सकती है बिना वीज़ा के, वीज़ा फ्री यात्रा कितने देशों में की जा सकती है। अच्छा, सवाल होगा कि भारत के लोग जो है ना बिना वीज़ा के कितने, केवल पासपोर्ट दिखा के कहाँ जा सकते हैं? तो 57 कंट्रीज़ में जा सकते हैं भारत के लोग, ठीक है। बहुत सारे देश हैं। पड़ोसी देश की रैंकिंग अगर हम देखेंगे तो वो डेटा आप मेरे बगल में देख रहे हैं। अफगानिस्तान 106 रैंक है, पाकिस्तान 103, नेपाल 101, बांग्लादेश 100, श्रीलंका 98 और चाइना 64 है रैंकिंग में। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो कि अक्टूबर 2025 में जारी हुआ, उसके अनुसार दुनिया में शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहला स्थान किसे मिला है? आंसर होगा सिंगापुर पहले स्थान पर है, जहाँ के लोग 193 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के, केवल वहाँ का पासपोर्ट है तो 193 देशों में जा सकते हैं, उनका स्वागत होता है, ठीक है। और फिर अगर हम देखेंगे तो दक्षिण कोरिया जो है ना, साउथ कोरिया, वो सेकंड स्थान पर, थर्ड स्थान पर जापान है, फोर्थ पर जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्विट्जरलैंड है, ठीक है, ये सारे देश। और फिफ्थ स्थान पर ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, ये है 5वें स्थान पर। क्लियर हो गई बात? अब चलिए अब साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न होगा यहाँ पर, राजस्थान या हाँ किस विश्वविद्यालय ने थार रेगिस्तान से लाए गए रेत पर अजमेर में रेत मृदाकरण तकनीक से पहली बार गेहूं की सफलतापूर्वक खेती की, जिससे रेगिस्तानी भूमि में खेती की संभावना बढ़ी है? आंसर होगा इसका राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि अजमेर में हालांकि पहले से गेहूं की फसल होती है, तो अजमेर में कुछ तकनीक का इस्तेमाल किया गया। वहाँ क्या किया गया कि जो ये रेगिस्तान देख रहे हैं ना, ये थार रेगिस्तान है, जहाँ पर रेत ही रेत आपको दिखेगा, रेत उड़ते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये कहाँ पर है? जैसलमेर के आसपास आप देख सकते हैं। तो जैसलमेर से बड़ी मात्रा में करीब 100 टन जो रेत है ना वो उठा के लाया गया। कहाँ पर? अलवर में, ठीक है। अलवर में ये केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, और वहाँ पर उसमें 2 तकनीक इस्तेमाल की गई। एक बायो फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल किया गया, जैविक घोल है, देसी ये तकनीक है, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जैविक तत्व होते हैं, जैसे गोबर वगैरह सड़ाकर ये इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉलीमर, जैविक जेल है। जेल ये पॉलीमर क्या करता है ना, इन रेत को जो है ना पकड़ के रखता है, उसमें पानी को रोक कर रखता है रेत में। अगर पानी रहेगा तो साथ में जो फसल के लिए जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व चाहिए वो भी उसमें आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा बायो फॉर्मुलेशन से। तो अगर पानी रहेगा, पकड़ के रखता है वो, तो फिर उससे मिट्टी जैसा उसको बनाने में मदद मिलती है। और यही रिसर्च जो है ना महत्वपूर्ण वो किया गया है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने, उसके वैज्ञानिकों ने, ठीक है। तो जैसलमेर से रेत लाया गया और अजमेर में वहाँ पर रेत को रख के और उस पर खेती करने की कोशिश की। ये प्रयोग था जो कि सफल हुआ है वहाँ पर। ओके, गेहूं के अलावा और भी कुछ फसलें वहाँ पर लगाई गई हैं। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जैसलमेर में अब ये प्रयोग किया जाएगा वहाँ रेत पर, ठीक है, और इन दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा, उससे गेहूं की फसल उगाने की कोशिश की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा, भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम किस शहर में शुरू किया गया है? आंसर होगा इसका हैदराबाद में ये शुरू किया गया है। और ये म्यूजियम में क्या है ना, जो चिप हैं बहुत सारी, उन सबको वहाँ पर रखा गया है। और एक प्रोग्राम है टी चिप नाम से, ठीक है। तो
ये है तेलंगाना का है प्रोग्राम, और उसके ज़रिए चिप को प्रमोट किया जाता है, चिप मेकिंग को। तो उसी के लिए ये जो है वो म्यूजियम ओपन किया गया। आगे बढ़ते हैं और निधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का निधन हो गया 15 अक्टूबर 2025 को? आंसर को गोवा। हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ, 79 ईयर के थे। और आपको बताऊं कि वो गोवा के जो मुख्यमंत्री रह चुके थे जनवरी 1991 से 93 तक रहे थे। उसके बाद फिर कुछ दिनों के लिए वो मुख्यमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। अंटार्कटिका में भारत के चौथे रिसर्च सेंटर का नाम बताएं जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। आंसर का इसका मैत्री 2 अक्टूबर 2025 में ये मंजूरी दे दी गई है, और ये 2029 तक निर्मित हो जाएगा और तैयार हो जाएगा। तो अंटार्कटिका जो दक्षिणी ध्रुव है ना, वहाँ पर ये रिसर्च का काम कराया जाएगा। देखते हैं, ये प्यारा भारत है और इधर अंटार्कटिका में देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ ऑलरेडी 3 सेंटर हैं। ठीक है, तो अब ये मतलब एक तो सेंटर थे दक्षिण गंगोत्री, हालांकि वो अब बंद हो गया। एक है मैत्री जो चालू है, और एक भारती है जो चालू है, चल रहा है। और मैत्री 2 स्थापित किया जाएगा, और ये अंटार्कटिका में रिसर्च वगैरह का काम यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्रश्न यहाँ पर होगा कि गूगल अडानी समूह ने मिलकर भारत का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर किस राज्य में विकसित करने का फैसला लिया है? महत्वपूर्ण बात है। आंसर क्या होगा इसका? आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, विशाखापत्तनम में। ठीक है, तो दोनों कंपनी ने मिलकर ये फैसला लिया है। AI डेटा सेंटर होगा। AI डेटा सेंटर का मतलब क्या हुआ? मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम करता है ना, उसको अपने सर्वर और मशीन को चलाने के लिए बहुत मतलब डेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सेंटर होगा एक तरह से, और जो आप मोबाइल में सर्च कर लेते हैं, कंप्यूटर पे AI से पूछ लेते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रोसेस हो रहा है ना, तो उसी जगह की बात हो रही है। तो आंध्र प्रदेश में स्थापित हो रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के किस जिले में एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी, जो नागालैंड का पहला एक्वा पार्क है? आंसर क्या होगा? मोकोकचुंग। मोकोकचुंग। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है वहाँ पर। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है इस वक्त? नेफ्यू रियो हैं। गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। राजधानी कोहिमा है। अगला क्वेश्चन, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत किन 3 बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दे दी है? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा दीनदयाल पोर्ट गुजरात, वीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु, और पारादीप पोर्ट ओडिशा। तो यहाँ पर क्या है ना, ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाएगा, उसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, कोशिश ही होगी। ठीक है, तो ये 3 जगह पर हैं। यहाँ क्या होगा? यहाँ पर बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। उस सोलर से जो बिजली निकल रही है उसकी बदौलत वाटर को जो है उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा, और फिर हाइड्रोजन का यूज़ होगा एनर्जी के तौर पर। ठीक है, एनर्जी सोर्स के तौर पर। अगला क्वेश्चन, PM धन धान्य कृषि योजना, उसका उद्देश्य बताएं, जिसकी शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2025 में की है। आंसर क्या होगा इसका? कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में कृषि उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, जहाँ पर जो है वो कम उत्पादन होता है वहाँ बढ़ाया जाए, और उसके लिए फोकस किया जाएगा कि उन जगहों पर, चयनित जिलों में जो है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए फसल कौन सी लगाई जाए, मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ाई जाए, इन सब पर काम किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, दालों या दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत 2030 से 31 तक कितना दाल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? आंसर होगा 350 लाख टन। ठीक है, भारत जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है। इसके बावजूद अपनी कुल ज़रूरत का 25 से 30% जो है ना वो दाल आयात करता है भारत, मुख्य तौर पर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, इन सब देशों से। ठीक है, तो उद्देश्य ये है कि हम भारत में इतना उत्पादन करें कि हम आत्मनिर्भर हो सकें, और ज़रूरत पड़े तो हम बेच भी सकें, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर सकें। ठीक है, तो ये है अगले 4 वर्षों तक तूर, उड़द और मसूर की पूरी उपज जो है ना वो किसानों से सरकार खरीदेगी, ताकि उत्पादन और बढ़े। और ख़ास बात है कि 2030 से 31 तक
दालों का उत्पादन 350 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन। भारत के किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी का सदस्य चुना गया है? भारत किस को चुना गया है? भारत को किस कार्यकाल के लिए? तो 2026 से 2028 तक के लिए, और ये 7वां कार्यकाल है भारत का यूएनएचआरसी में। ठीक है, और भी कई देश चुने गए हैं। तो यूएनएचआरसी जो है ना उसकी वो यूनाइटेड नेशंस के किस ऑर्गन का हिस्सा है? तो यूएनजीए का है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक हिस्सा है। ठीक है, अन्य देश जो चुने गए हैं उनमें कई सारे देश हैं, अंगोला है, चिली, इक्वाडोर, मिस्र, एस्टोनिया, इराक, इटली, मॉरिशस, पाकिस्तान, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम। तो ये सब भी देश जो है वो चुने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। भारत के किस पड़ोसी देश से सीमा झड़प के दौरान अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान के 58 सैनिक जो है वो मारे गए हैं? आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद है डूरंड लाइन पे, और वो बहुत ज़्यादा भड़क गया 11 अक्टूबर को की रात को, और फिर दोनों तरफ से जो फायरिंग हुई है और उसमें इतने जवान पाकिस्तान के मारे गए हैं। तो उसके बाद से लगातार तनाव चल रहा है। डूरंड लाइन जो है ना वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, खींचा गया था ब्रिटिश भारत के दौरान। बाद में फिर भारत आज़ाद हुआ तो फिर डूरंड लाइन जो है ना वो सीमा रेखा रह गई पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। तो इसको न मानता नहीं है अफ़गानिस्तान, कहता है कि ये हम नहीं मानेंगे, ये डूरंड लाइन गलत है। तो मैप के ज़रिए देखिए, प्यारा भारत है अपना, यहाँ पर ये पाकिस्तान है और इधर अफ़गानिस्तान है, ये है डूरंड लाइन, और इसी को लेकर विवाद है। अफ़गानिस्तान ये कहता है कि बहुत सारे जो आतंकवादी हैं उसको पनाह दे रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ये कहता है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी उसको अफ़गानिस्तान पनाह दे रहा है, जो कि यहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ कर रहा है, और ये तनाव हुआ है जिसकी वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिली है। अगला क्वेश्चन होगा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बीच में सीमा विवाद किस ब्रिटिश या कहीं विवादित ब्रिटिश लाइन रेखा को लेकर है, जहाँ जिसको लेकर दोनों में खूनी झड़प हुए हैं और लगातार चल रहे हैं? तो डूरंड लाइन, ठीक है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये है 2640 किलोमीटर लंबी रेखा है। तो दिक्कत ये है कि पश्तू और बलूच जनजाति हैं ना, वो कुछ जब खींची गई थी तो कुछ अफ़गानिस्तान में रह गई, कुछ पाकिस्तान में रह गई। तो उनका कहना है अफ़गानिस्तान के लोगों का कि वो बलूच पूरा जो हिस्सा है वो उसका होना चाहिए, इसलिए डूरंड लाइन हम नहीं मानेंगे, ऐसा कहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी क्योंकि इस लाइन की चर्चा हुई है। बहुत सारी लाइनें हैं जो अंग्रेज़ों के द्वारा खींची गई और विवादित रही हैं। जैसे रेड क्लिफ लाइन है 1947 में खींची गई थी, मैकमोहन लाइन है 1914 में, जॉनसन लाइन, मैकडोनल्ड लाइन और डूरंड लाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के हवाई हमले में किस देश के 3 क्रिकेटर की मौत हो गई? आंसर होगा अफगानिस्तान के। 17 अक्टूबर को ये हमला किया गया और ये क्लब क्रिकेटर थे और इन तीनों की जो मौत हो गई है। इसके बाद क्या हुआ है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो त्रिकोणीय जो मैच होने वाला था पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच में, उसको रद्द कर दिया। उसने कहा कि अब हम नहीं खेलेंगे इसमें। ओके, तो ये जो घटना है वो पाकिस्तान के द्वारा जो बम गिराया गया, हवाई हमले किए गए अफगानिस्तान में, उसके में ये डेथ हुई है। अगला क्वेश्चन, जेन जी के प्रदर्शन से हिंद महासागर के किस देश के राष्ट्रपति को विदेश भागना पड़ा और सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया? आंसर होगा मेडागास्कर। 14 अक्टूबर को सेना ने मेडागास्कर पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर जेन जी पिछले काफ़ी दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी कई सारी डिमांड थी। एक बार मैप के जरिए देख लीजिए, प्यारा भारत और हिंद महासागर में मेडागास्कर जो है ना, वो ये द्वीपीय देश आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये डिमांड यही थी कि जेन जी की कि यहाँ पर पानी, बिजली, इन सब की व्यवस्था सुधरे और भ्रष्टाचार खत्म हो। इसको लेकर प्रदर्शन चल रहा था और सेना ने उसका फ़ायदा उठाया और फिर राष्ट्रपति जो है ना, एंड्री रजोलिन, तो उनको देश छोड़ के भागना पड़ा और फिर सेना ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो मेडागास्कर जो है ना, उसकी राजधानी क्या है? एंटानानारिवो। मुद्रा यहाँ पर मालागासी एरियरी। आबादी करीब 3.25 करोड़ के आसपास है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सेशल्स के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? आंसर होगा पैट्रिक हार्मनी। ओके, पैट्रिक हार्मनी। तो
वो जीत चुके हैं और उन्होंने हराया है विवल राम कलावन को। विवल राम कलावन जो थे वो भारतीय मूल के हैं, उनको हराकर ये जीत गए हैं। ठीक है, सेशल्स जो है ना वो हिंद महासागर में द्वीपीय देश है, इसकी राजधानी विक्टोरिया है और यहाँ पर मुद्रा चलती है सेशल्स रुपया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गजा पीस समिट ये हुआ मिस्र में, तो उसमें भारत सरकार की ओर से किस मंत्री ने प्रतिनिधित्व किया वहाँ पर? आंसर होगा कीर्तिवर्धन सिंह, ये विदेश राज्य मंत्री हैं। 13 अक्टूबर को मिस्र के शर्म अल शेख में एक जगह है, वहाँ पर समिट आयोजित की गई थी और फिर उसमें गजा पीस समिट के दौरान जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने साइन किया था पीस को लेकर और ये फिर हुआ था, शांति की बात बनी थी कि गजा में जो है ना वो शांति आएगी इसको लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न होगा यहाँ पर, फ्रांस में मात्र 27 दिनों में इस्तीफा देने के बाद अक्टूबर 2025 में फिर से प्राइम मिनिस्टर कौन बना? आंसर होगा सेबेस्टियन लेकार्नू। ठीक है, सेबेस्टियन लेकोर्नू ये बने हैं फिर से। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था 27 दिनों के अंदर में ही। वहाँ पर क्या है ना, संसद में बहुमत नहीं मिल पा रहा है, उस वजह से प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इमानुएल मैक्रों हैं, वो चीफ होते हैं, वो जो सीधे जनता से चुने जाते हैं, लेकिन उनके अंडर में प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सारा जो पावर होता है ज़्यादातर वो राष्ट्रपति के हाथ में ही होता है। ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर संसद में बहुमत साबित करना पड़ता है, तो साबित नहीं कर पाए, फिर बाद में इस्तीफा देना पड़ा, फिर से बनाया गया है और विपक्षी पार्टियों से जो है ना मैक्रों ने बात की है और कोशिश की है कि वो उनकी सरकार बनी रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग बात करेंगे किससे? पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रश्न होगा, किस राज्य ने गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन की घोषणा की है? आंसर को उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ ने, जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उन्होंने ये ऐलान किया और इसमें समाज की भी सहभागिता करवाई जाएगी, ऐसा कहना है गोमती नदी में। ठीक है, और अब हम लोग इस वीडियो के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रश्न होगा, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है और थीम है सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण, इसके अलावा समावेशी समाज में मिलकर जो है ना कार्य करना। ठीक है, उसके लिए अगला क्वेश्चन, नेशनल सिक्योरिटीज गार्ड्स यानी एनएसजी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 अक्टूबर 1984 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। आंसर होगा 14 अक्टूबर को। इस बार की थीम है बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण, बदलती जलवायु के लिए मानक। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 10 मई और 11 अक्टूबर को, दोनों दिन मनाया जाता है और इस बार की थीम है पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व सफ़ेद छड़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 15 अक्टूबर को और इस बार की थीम है एक सीमाहीन दुनिया, इंद्रियों की खोज। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्रश्न होगा, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 अक्टूबर को और थीम है बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाएं। ये रही इस बार की थीम। अगला क्वेश्चन, भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर 1946 को इंडियन फॉरेन सर्विस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हो, 2025 में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? 10 अक्टूबर कहेंगे हम। अपनी आंखों से प्यार करें, ये है इस बार की थीम। अगला क्वेश्चन, प्रादेशिक सेना का स्थापना दिवस यानी टेरिटोरियल आर्मी के स्थापना दिवस, तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 9 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका 11 अक्टूबर को और इस बार की थीम है मैं जो लड़की हूँ, मैं जो बदलाव लाती हूँ, संकट की अग्रिम पंक्तियों में लड़कियाँ, ये है इस बार की थीम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 13 अक्टूबर को और इस बार की थीम क्या है? आपदाओं के लिए नहीं बल्कि लचीलेपन के लिए धन जुटाएं। अगला क्वेश्चन, स्तन कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 13 अक्टूबर को और इस बार की थीम है हर कहानी अनोखी है, हर यात्रा मायने रखती है। इससे रिलेटेड कि स्तन कैंसर जागरूकता माह कब मनाया जाता है? तो वह है अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और उसकी भी थीम वही है, एक हर कहानी अनोखी है, हर यात्रा मायने रखती है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 9 अक्टूबर को। थीम है लोगों के लिए डाक, स्थानीय सेवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो है 10 अक्टूबर को। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीकली करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और हैप्पी दिवाली आप सभी को। और अभी छूट चल रही है बहुत सारे बैचेज में शार्प लर्निंग ऐप पर, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। ओके, बाय।